गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं के श्रद्धा शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडेक्सी क्लासेस में। तो लास्ट क्लासेस में हम जो कवर कर रहे थे वो था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में दो इम्पोर्टेंट ये कवर किए थे, जिसमें था एक पेरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट और एक था अक्रूरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक लंबा कॉन्सेप्ट और बचा है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी समझना, और वो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अभी हम कवर करने जाएंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं उससे पहले, कल रिजल्ट आया सीए फाउंडेशंस के स्टूडेंट्स का और काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा। तो यहाँ हर टीचर या हर स्टूडेंट्स की ये उम्मीद थी कि रिजल्ट कुछ नहीं तो कम से कम है ना, हर स्टूडेंट्स की या हर टीचर की एक्सपेक्टेशन थी, जैसा कि हमेशा होता है कि रिजल्ट विल बी अराउंड 25 to 30% या समटाइम्स 30% से अबव भी रहता है, लेकिन 25 से 30% रिजल्ट आता है। लेकिन दिस टाइम रिजल्ट काफी कम रहा और अगर 15% स्टूडेंट पास हुए हैं, दैट मीन्स 85% स्टूडेंट जो इस एग्जाम में बैठे थे वो फेल हुए हैं। अब उनके लिए जो सितंबर अटेम्प्ट है वो काफी क्रूशियल है। वैसे तो मैं इसे वीडियो बनाकर सेपरेट वीडियो बनाकर बात करना चाहती थी, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर बात करूंगी, बट इस वीडियो में इतना ही कहना चाहती हूँ, जो पास हो गए उनके लिए ऑल द बेस्ट। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस विथ फुल एंथुजियास्ट, हार्ड वर्क, एवरीथिंग। बट स्टूडेंट जो फेल हो गए, टेक योर टाइम और 1 day or 2 day, calm down to yourself, make a strategy and prepare for the September attempt. Definitely hard works will pay off. आपने अगर मेहनत करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी। तो हार जीत है, लगी रहती है, और इस पे एक सेपरेट वीडियो के साथ मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन राइट नाउ मैं अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ती हूँ, वरना इससे बात करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा, राइट। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो टॉपिक है, मैं पहले एक्स्ट्रा ये बंद कर दूं, ठीक है, ओके। आज जो हम कवर करने वाले हैं, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया था, हमने अक्रूरल कॉन्सेप्ट भी बहुत डीपली और इसमें कवर किया था, और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। क्या कवर करने वाले हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत स्लो पढ़ा रही हैं, सितंबर तक कहाँ कोर्स कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा? देखो स्टूडेंट्स, पहले 2 चैप्टर बेस बिल्डिंग के हैं, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी है, टाइम लेके जाती है, ठीक है। आपका ये वाला चैप्टर लंबा जाएगा, इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो छोटे छोटे हैं। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस का एक चैप्टर है जो थोड़ा बड़ा है, लंबा जाएगा। उसके बाद के चैप्टर्स बहुत इजी हैं और जल्दी आपके हो जाएंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगने वाला है। और क्योंकि वो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, मैं उसको इस फॉर्मेट में आप सबके लिए लेकर आऊंगी कि 1-1 घंटे के 2 लेक्चर्स हों और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मतलब आपको ये लगे भी नहीं कि वो रिवीजन लेक्चर है, और आपको ये भी ना लगे कि वो उसमें डीपली समझाया नहीं गया। दोनों तरीके से बात होगी, बट आई विल ट्राई टू कम अप विथ अराउंड 2 लेक्चर ऑफ ईच चैप्टर, 1 से 2 घंटे के बीच के, 2 घंटे में हर चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बट हो सकता है कुछ चैप्टर्स लंबे हैं वो कंप्लीट ना हो पाए, वहां हमें ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़े, तो हमारे पास इनफ टाइम है। आप अपने आप को सबसे पहले शांत करें और आगे की तैयारी करें। तो चलिए आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जैसे कि नाम ही अपने आप में बता रहा है, क्या करना होता है, हमें मैच करना होता है। क्या करना होता है? मैच करना होता है। किसको मैच करना होता है? हमें मैच करना होता है रेवेन्यू ऑफ द पीरियड को विथ एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड से, राइट। हमें ये मैच करना होता है रेवेन्यू ऑफ द पीरियड को एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड से। जनरल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि हम मैच करते हैं किसको? रेवेन्यू को मैच करते हैं एक्सपेंसेस के साथ, राइट। और डीप क्लैरिटी के लिए मैं बोलूंगी, रेवेन्यू ऑफ द पीरियड को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? एक्सपेंसेस ऑफ द
पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लो आपने परचेज करी, राइट, आपने परचेज करी 10,000 यूनिट की एट द रेट ऑफ 120। आपने कोई सामान खरीदा जिसके कितने यूनिट खरीदे आपने, 10,000 यूनिट खरीदे 120 रुपए के रेट से, तो अगर आप इसको करोगे तो आप हो जाएगा 12 लाख, राइट। अब आपने क्या किया, आपने सेल कर दिया, इसमें से ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल करी 7,000 यूनिट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 7,000 रुपीज की सेल करी एट द रेट ऑफ मान लो 150, ठीक है। तो कितना होगा मुझे बताओ, 15 7 जा 105, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है। ये अगर मैं आपसे पूछूं नाउ कैलकुलेट द प्रॉफिट, एक काम करो 9,000 यूनिट बेच दी, कितनी बेची 9,000 यूनिट बेच दी, और इसकी जो सेल हुई 9,000 यूनिट बेची और इसकी जो सेल हुई वो सेल हुई 13,50,000, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट कितना हुआ होगा आपको। एक बात याद रखना, आपको मिलाना है रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंस। और ये जो पीरियड है, ये आपका जो पीरियड है ये है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये आपका पीरियड है, उसके दौरान ये सारे कारनामे हुए हैं, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा, सेल कितने की थी 13,50,000 माइनस परचेज है हमारी 12 लाख, ठीक है। या दूसरा 13,50,000 माइनस हमारी जो परचेस है 10,08,000। आप बताओ आप कौन सी वैल्यू को माइनस करोगे, क्या आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आप में से कोई बता सकता है कि प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट हम मानेंगे 1.5 लाख का, या हम प्रॉफिट मानेंगे 2,70,000 का। Which one is a right profit of the year? अगर आप लोगों को लगता है कि 1.5 लाख का प्रॉफिट सही है, अगर आपको लगता है 1.5 लाख के प्रॉफिट सही है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ड्यूरिंग ईयर का प्रॉफिट 1.5 लाख नहीं होगा, 1,50,000 नहीं होगा, क्यों, क्या होगा 2,70,000 होगा। क्यों होगा, देखो आपने सेल कितने की करी है बच्चों, आपने सेल करी है 9,000 यूनिट की, ठीक है, किस रेट से करी है 150 के रेट से करी है ना। तो आप क्या करोगे, साफ साफ लिखना रेवेन्यू ऑफ द पीरियड को एक्सपेंस ऑफ द पीरियड से मैच करना है। तो एक बात बताओ, इस 9,000 आपने रेवेन्यू कितने इस यूनिट पे कमाया, आपने रेवेन्यू तो 9,000 यूनिट पे ही कमाया ना, तो एक्सपेंस भी आप 9,000 यूनिट पे ही बुक करोगे तभी तो ये मैच होगा, अदरवाइज तो मैच नहीं होगा। तो आप रेवेन्यू कितने पे, कॉस्ट भी कितने की लोगे 9,000 की लोगे, तो 9,000 को 9,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपने कितने पे खरीदे थे इनको 120 के रेट से, करोगे ना, तो यही आएगा, ठीक है। ठीक, तो आपका जो टोटल सेल है वो है कितने 13,50,000, और उसमें से आप परचेज भी कितने की माइनस करोगे 9,000 यूनिट की परचेज माइनस करोगे, जो कि है 10,80,000, और आपका प्रॉफिट हो जाएगा 2,70,000, राइट।
समझ में आ गया? सोचो, राइट? आपका एग्जाम्पल यही है, ठीक है, आपका एग्जाम्पल यही है, परचेज आपने ये करी, इसी के साथ मैं आपसे बोल रही हूँ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ इसी क्वेश्चन। क्या दे रही हूँ? एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि रेंट पे किया है आपने, रेंट जो आप पे करते हो एट द रेट ऑफ 5000, ठीक है, आपने पे किया है, पे कर दिया है, कितने महीने का? पे की जगह पेड लिखो, पेड कर दिया है, पेड फॉर 11 मंथ का पे कर दिया। सिमिलरली सैलरी भी आपने जो आपकी जाती है, मान लो 6000 पर मंथ जाती है, ठीक है, और आपने सैलरी भी पे कर दी है 11 मंथ। तो आप मुझे बताओ, आप कितना कितना रेंट और कितना सैलरी माइनस करोगे अपने इस प्रॉफिट से? आपका प्रॉफिट कितना आया है? आपका प्रॉफिट आया है, आपका प्रॉफिट आया है 2,70,000। इसमें से आप माइनस क्या करोगे? रेंट। कितना रेंट माइनस कर दोगे? आप रेंट माइनस करोगे क्या? 5,000, 5,000 इंटू 11, जितने महीने का आपने पे किया। या अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि आपको खर्चा पूरे साल का देना है, चाहे आपने पे किया हो या ना पे किया हो, ठीक है, तो कितना लोगे? पूरे 12 महीने का लोगे ना, 60,000। कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 12। और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी ये कह रहा है कि हमें रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मिलाना है, यही कह रहे हैं ना। तो अगर आप देखोगे तो पूरा रेंट जो साल भर का खर्चा किया हमने, तो हमने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किया ना, साथ ही साथ आप सैलरी भी माइनस करोगे। कितने की करोगे? पूरे 12 महीने की। कितने में सैलरी हो जाएगी? 72,000। 6,000 इंटू 12 कितना आएगा? देखो, कैलकुलेटर पे कर लें, कैलकुलेटर खोलते हैं। कितना है? 2,70,000 माइनस 30,000 माइनस 72,000, कितना आ गया? 1,38,000 का प्रॉफिट। तो हमारे ये जो दोनों एक्सपेंसेस है ना बच्चों, ये दोनों एक्सपेंस, रेंट एंड सैलरी, ये क्या है? टाइम बेस्ड। ये डायरेक्टली रेवेन्यू से लिंक नहीं होते, है ना। नॉट, डू नॉट, बड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, डू नॉट। डू नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ, ऐसे और भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये टाइम बेस्ड होते हैं। देखो, टाइम के बेसिस पे हमें इन्हें प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना पड़ता है, राइट। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा किसी को भी। ओके, चले, चलो चलते हैं। और मैं आपको अब इसके स्टोरी पढ़ाती हूँ बुक से, और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट रहने वाला है नहीं, ठीक है। माइक को मैं पकड़ ही लेती हूँ, माइक एडजस्ट नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? इन दिस कॉन्सेप्ट, in this concept, all expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. सारे expenses क्या है? सारे expenses मैच होने चाहिए with the revenue of that period, उस पीरियड के रेवेन्यू के साथ, और उसी को हमें कंसिडरेशन में लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपने भले कितने महीने का, 11 महीने का रेंट पे किया था ना कैश में, लेकिन आप पूरे 12 महीने का अकाउंट फॉर करोगे। क्या करोगे? पूरे 12 महीने का अकाउंट फॉर रेंट को करोगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो उल्टा हो जाता, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होता? आप क्या करते? फॉर एग्जांपल देखो, इससे लेते, आपने रेंट पे किया होता,
ठीक है, आप कहते हैं रेंट पेड कर रखा है आपने ऑलरेडी फॉर 18 मंथ्स, आपने 18 मंथ्स का रेंट ऑलरेडी पे कर रखा है, यानी कि आपने रेंट जो पे कर रखा है 5000 इंटू 18 इज 90,000, आपने भरे ऑलरेडी पे कर रखा है, लेकिन करंट ईयर से कितना मैच करेगा, क्योंकि करंट ईयर में आपने जो बिजनेस किया वो कितने महीने किया, 12 मंथ ही किया ना, तो 12 मंथ का ही एक्सपेंस लोगे, कितना लोगे 5000 इंटू 12 यानी 60,000। अब ये जो बचता आपका 30,000 जो आपने एडवांस में पे कर रखा है, जो आपने एडवांस में पे कर रखा है, ये एडवांस ही तो पेड कर रखा है ना आपने, ये क्या है, ये एडवांस पेमेंट ही तो है, एडवांस पेमेंट ही है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस नॉट अराइज, एक्सपेंस अराइज नहीं हुआ है बट पेड, ठीक है ना, एक्सपेंस अराइज नहीं हुआ लेकिन आपने पे कर दिया है, और ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। वैसे ही सिमिलरली यहां पर भी हमने क्या किया था, हमने 11 मंथ का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं राइट, होते हैं ना, हमने 11 महीने का रेंट पे कर दिया था, यानी कि एक महीने का रेंट, 1 मंथ का रेंट क्या था, 1 मंथ रेंट पेबल था, जो एक महीने का रेंट पेबल होता है ना स्टूडेंट्स, यस पेबल को ही हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट, ओके समझ आ गया, इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट आता है अकाउंट्स में, वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, किसकी वजह से आता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आता है। आओ और क्या लिखा है बुक में देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ एनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज then expenses related to earn that revenue should also be recognized। अगर आपने कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है तो जो भी आपने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं उसको अर्न करने के लिए, उसको भी आपको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, मैं ऑलरेडी ना सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ पढ़ रही हूँ आपको एक बार कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ताकि जब आप बुक से पढ़ो तो बहुत अच्छा हो। दिस कॉन्सेप्ट is based on accrual concept, किस पे बेस्ड है, accrual concept पे बेस्ड है, as it considers the occurrence of expenses and income, क्योंकि कंसिडर क्या करता है, occurrence, ठीक है, and do not concentrate on actual inflow or outflow of cash, actual inflow or outflow of cash नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। देखो यहाँ भले हमने 11 महीने का कैश, 11 महीने का रेंट पे किया था, लेकिन हमने बुक क्या किया, पूरे 12 महीने का पे किया, राइट। और यहाँ पे भले अगर नेक्स्ट एग्जांपल में इस नेक्स्ट एग्जांपल में भले हमने 18 महीने का पे कर रखा था, लेकिन जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना लेंगे, सिर्फ 12 महीने का ही लेंगे, तो हम कंसंट्रेट नहीं करते एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश पे, ठीक है। और दिस लीड्स एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्रीपेड की और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है। आगे देखो, it is not necessary that every expenses identify every income, ये जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई हो जाए इनकम के साथ, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया था और इस एग्जांपल में बताया, यहाँ पे बहुत क्लियर है ना कि अगर हमने 9000 यूनिट बेचे 150 में, तो 9000 यूनिट को खरीदने में हमने 120 रुपए का खर्चा किया, बहुत डायरेक्टली लिंक है, 9000 का आपने कोई सामान, 9000 यूनिट आपने खरीदे, 9000 यूनिट आपने बेचे, उसको खरीदने में आपने कितना खर्च किया, बहुत डायरेक्टली लिंक है ना। अगर आपके यहाँ सेल्समैन लगे हुए हैं, ठीक है, आप उनको कमीशन देते हो, बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है, राइट। तो ये कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। दैट एवरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई एवरी इनकम, एवरी एक्सपेंसेस जो आइडेंटिफाई करते हैं एवरी इनकम, कोई जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई एवरी इनकम, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था, सैलरी, ठीक है ना, सैलरी है, रेंट है, ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते सेल के साथ, ठीक है, बट सम expenses are directly related to revenue and some are time bound, ठीक है, कुछ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, बट रेंट, सैलरीज एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। क्या होता है, जैसे कि जो टाइम बेस्ड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1 महीने का आएगा, रेंट आपको मंथली देना है, सैलरी आपको मंथली देना है, दीज आर टाइम बाउंड एक्सपेंसेस और हम उनको अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। इन अदर वर्ड्स पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट हैज आल्सो बीन फॉलोड, इसलिए आप ये कह सकते हो, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आल्सो फॉलोड while applying matching concept, और मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते वक्त नॉट ओनली द पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बट आल्सो द अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज फॉलोड, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते वक्त कौन से दो कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाते हैं, तो एक होगा पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और एक होगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम्पल है, चलो एक एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं, इस एग्जाम्पल है, मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुकी हूँ, आपको बहुत जल्दी एग्जाम्पल समझ आ जाएगा, राइट, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, मिस्टर पी के स्टार्टेड क्लॉथ बिजनेस, मिस्टर पी के ने क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने परचेज की 10,000 पीस गारमेंट एट द रेट ऑफ 1000 पर, यानी कि उनकी जो परचेज थी, हाँ, यानी कि अगर मैं कहूँ, मैं बात करूं उनकी परचेज की, उनकी परचेज कितनी थी, 10,000 इंटू 100, यानी 10 लाख की परचेज थी, 10 लाख ऐसे लिख देते, 10 लाख की परचेज थी, और उन्होंने सोल्ड किए 8,000 पीस एट द रेट ऑफ 150 पर पीस, उन्हें कितने पीस सोल्ड कर दिए, 8,000। तो सेल कितने की हो गई, देखो सेल की अगर बात करोगे तो 8,000 पीस उन्होंने बेचे 150 की रेट से, तो उनकी जो सेल हो गई वो हो गई 120, मतलब 1,12,00,000 की, ठीक है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं। उन्होंने पे किया था शॉप रेंट 3,000 पर मंथ का 11th मंथ के लिए, और पे किया था 8 लाख टू सप्लायर फॉर सप्लायर ऑफ गारमेंट एंड रिसीव 10 लाख फ्रॉम द कस्टमर। क्या क्या किया था उन्होंने, उन्होंने 3,000 रुपए पर मंथ का रेंट पे किया था, ठीक है, 11 महीनों के लिए, 1 महीने का रेंट पे नहीं किया अभी, ठीक है, 12 महीने का। साथ ही साथ उन्होंने सप्लायर से माल 10 लाख का खरीदा था, लेकिन उसकी पेमेंट मात्र 8 लाख की करी थी, और 10 लाख कस्टमर से रिसीव करे थे, यानी कि कस्टमर से उन्हें 12 लाख रुपए मिलने थे, उन्होंने 12 लाख की सेल करी थी, लेकिन उसके अगेंस्ट उनको मात्र 10 लाख रुपए मिले थे। लेट्स सी हाउ अक्रूवल एंड पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ऑपरेट, कैसे ऑपरेट होगा देखिए। Periodic concept fix up the time frame, ठीक है, for which performance is to be measured and financial position is to be prepared. Hence, it is January 2022 to December 2022. Therefore, revenue and expenses are to be measured for the period for the year 2022, and assets and liability are to be ascertained as on 31. तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंस को मेजर करेंगे फॉर द ईयर 2022, ठीक है, और असेट एंड लायबिलिटी असर्टेन करेंगे 31 दिसंबर। तो पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो हुआ, समझ आया, आगे बढ़ो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑपरेट टू मेजर रेवेन्यू, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या ऑपरेट होता है, रेवेन्यू मेजर करने के लिए। रेवेन्यू कितना है, 12 लाख रुपीस, हमने पहले ही निकाल लिया ना, 8,000 सेल करी है 150 के रेट से, ठीक है, जो कि अक्रू हुआ 2020 में। नॉट अ कैश रिसीव, कैश रिसीव को हम सेल नहीं मानेंगे, कैश रिसीव को हम सेल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल सेल है वो क्या है, 8,000 है, ठीक है, 8,000 यूनिट की सेल है हमारी, तो हम 8,000 यूनिट पूरी सेल रिकॉर्ड करेंगे, भले में 10 लाख मिले हों या 2 लाख मिले होंगे। एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस करेक्टली, साथ ही हम एक्सपेंस को करेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। टॉप रेवेन्यू कितने का लेंगे, 12 महीने का लेंगे। यहाँ तो इन्होंने कितने का पे किया, देखो यहाँ पे इन्होंने पे किया है
3000 पर मंथ फॉर 11 मंथ, यानी कि इनकी अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो इनकी पेमेंट तो कितने की है, 33,000 की है ना। करके देख लो भैया, 3000 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33,000 रहेगा, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कितने का होता है, 12 मंथ का होता है। यहाँ तो 12 मंथ है ना, सम टाइम इट कैन बी 6 मंथ, 15 मंथ और 18 मंथ, बट इधर तो 12 मंथ है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो हम पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड करेंगे, तो कितना रिकॉर्ड करेंगे, 36,000, नॉट द कैश पेड। सिमिलर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया हुआ है, राइट। आगे देखो, अब आता है, should the accountant treat 10 lakh as expense for purchase of merchandise? उसने 10 लाख की टोटल परचेज करी थी ना, 10 लाख की टोटल परचेज करी, तो क्या पूरे 10 लाख को एक्सपेंस ट्रीट करेगा, नहीं करेगा। उसने कितनी सेल करी है, उसने 8,000 यूनिट की सेल करी है ना, सिर्फ 8,000 यूनिट की परचेज को ही वो एक्सपेंस ट्रीट करेगा, यानी कि 8 लाख रुपीज। तो क्या है, एंड टू ट्रीट परचेज प्रॉफिट रेवेन्यू नो, ठीक है। करना फिर आगे क्या है, और क्या उसे ऐसा करके 1,60,000 का प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू हुआ 12 लाख का, उसने सामान खरीदा था 10 लाख का और 36,000 का प्रॉफिट घटाया, यानी कि ये कह रहा है कि 12 लाख की आपकी सेल हुई, उसमें से आपने जो टोटल परचेज करी उसको आप माइनस कर दो, और 36,000 का आप अपना शॉप का रेंट माइनस कर दो। ऐसा करके आपको क्या 1,64,000 का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपेंस को मैच नहीं किया है। हम एक्सपेंस कितने का बुक करें, हम एक्सपेंस तो 10,000 यूनिट का बुक कर रहे हैं, जबकि हम प्रॉफिट सेल कितने भी बुक कर रहे हैं, 8,000 की। तो ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई ना, ठीक है। जनरली जनरली हम बोलते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल प्रॉफिट, बट ये जो आपके इक्वेशन है ना, वो कंफ्यूजिंग है। इसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए, पीरियोडिक प्रॉफिट इक्वल पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हमने जो उस पीरियड में रेवेन्यू कमाया और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे किए, उन दोनों को मैच करके हमें निकालना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखो आगे बनाया हुआ है, क्या किया, रेवेन्यू हम 12 लाख बुक करेंगे, ठीक है। 12 लाख कैसे आया, हमने 8,000 यूनिट बेचे हैं 150 की रेट से, 12 लाख। मर्चेंडाइज में भी हम क्या करेंगे, हमने 8,000 यूनिट्स खरीदी है 100 के रेट से, तो वो हमारी 8 लाख आ गई। 8 लाख की सेल बुक करी और 8 लाख के ही परचेज के खर्चे बुक, शॉप का रेंट आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया 3,60,000, ठीक है। अब इन्वेंट्री एसेट क्या बची हमारे पास, देखो हम कितने यूनिट खरीद के लाए थे, हम 10,000 यूनिट खरीद के लाए थे, 10,000 में से 8,000 यूनिट हमने बेच दी, हमारे पास कितनी बची, 2,000। उसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस, 2 लाख। ट्रेड रिसीवेबल, हमने सेल कितने की करी थी, 12 लाख की, कैश कितने का मिल गया, 10 लाख का, बचा कितना, 2 लाख। ये जो 2 लाख बचा ये क्या है, ये ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। अब भाई बात कैश की, कैश कैसे निकाला, आपको कितना कैश मिला था सेल से, सेल से आपको कैश कितना मिला था बच्चों, 10 लाख का मिला था। उसमें से सप्लायर को पेमेंट कितनी करी थी, 8 लाख की, और साथ ही साथ आपने 33,000 का रेंट पे कर दिया था, है ना। देखो आपके पास कितना कैश बचा, 1,67,000। ट्रेड पेबल में भी देख लो, आपने सप्लायर से कितने का माल खरीदा था, 10 लाख का माल खरीदा था, 8 लाख पे कर दिया, कितना पेबल बचा, 2 लाख। एक्सपेंस पेबल, रेंट 1 महीने का पेबल था ना, बचा हुआ था पे करने को, वो आपने को पे करना है 3,000। और कैपिटल में प्रॉफिट आपका 3,64,000 आ गया। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। आई होप आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। हमने इस एग्जाम्पल को भी बड़े डीपली अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें पूरा आधा घंटा दिया है हमने समझने के लिए, ठीक है। और मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल से बहुत क्लियर कट ये समझा दिया था। अब आते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, देखो हम पहले भी कह चुके हैं, स्टार्टिंग जब हमने अकाउंटेंसी की थी तब भी बता चुके हैं। क्या कहता है गोइंग कंसर्न,
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस will remain continue for unforeseeable future। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो बिजनेस है वो अनंत काल तक चलता रहेगा, वो उस फ्यूचर तक चलता रहेगा जिसको आप देख भी नहीं सकते। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, बिजनेस विल रिमेन कंटिन्यू फॉर अनफोर्सेबल फ्यूचर, जो फ्यूचर आप देख भी नहीं सकते उस फ्यूचर तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इवन आप जो अपने असेट्स को क्लासिफाई करते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, उसमें आप असेट्स को क्लासिफाई करते हो, लाइबिलिटी को क्लासिफाई करते हो, किसमें? असेट्स को आप क्लासिफाई करते हो करेंट एंड नॉन करेंट में करते हो ना। सिमिलरली आप लाइबिलिटी को क्लासिफाई करते हो करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है ना। अब करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटी क्या कहते हो? करंट असेट्स वो कहते हो, उनको कहते हो जिसको आप विद इन 12 मंथ कैश में रियलाइज कर लोगे। करंट लाइबिलिटी उनको कहते हैं जिनको विद इन 12 मंथ आपको पे करना है, ठीक है ना। तो आप ये जो करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन करते हो, करंट और नॉन करंट का जो आप ये क्लासिफिकेशन करते हो ना बच्चों, ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हो? क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलना है। अगर बिजनेस नहीं चलेगा, मान लो आपका बिजनेस आने वाले समय में बंद होने वाला है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, आपकी बिजनेस की हालत खराब हो गई, आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, नेक्स्ट 6 मंथ में वो बिजनेस को आपको बंद करना है, आपकी बिजनेस कंडीशन ऐसी है कि बिजनेस बंद होगा। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पास जो भी करंट लाइबिलिटी हो गया, जो भी नॉन करंट लाइबिलिटी हुई, ऐसा तो नहीं है कि शटर गिराया और भाग निकलोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि शटर गिराया और भाग निकले, ना शकल दिखेगी ना कोई पैसा मांगेगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेस को जब बंद करोगे तो आपको अपनी करंट लाइबिलिटी भी नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को क्या करना होगा? पे ऑफ करना होगा। पहले क्या था, इसको 12 मंथ में पे करना था तो आपने इसको करंट बोला, नॉन करंट को आपको पे करना था ओवर अ पीरियड ऑफ, ठीक है, मान लो 5 ईयर। अब वो तो 5 ईयर रह ही नहीं गया क्योंकि बिजनेस तो अगले 6 महीने में आपको बंद करना है या बंद होने वाला है, बिजनेस की कंडीशन ऐसी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बैलेंस शीट बनाते हो तो वो अलग तरीके से बनती है, और जब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हो तो बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है। ये सारे क्लासिफिकेशन नहीं किए जाते जब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। आप ये मान के चलते हो बिजनेस बंद होने वाला है, तब वहां क्लासिफिकेशन का मतलब नहीं रह जाता। क्लासिफिकेशन तब करते हैं जब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन का कोई यूज नहीं है अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। चलो देखें क्या कह रहा है आपका, लगा, नॉर्मली प्रिपेयर्ड on the assumption that enterprise is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future, ठीक है, अनंत काल तक चलता रहेगा। Hence it is assumed that enterprise से ऐसा माना जाता है कि ना तो एंटरप्राइज का इंटेंशन है और ना ही आवश्यकता है उसे अपने बिजनेस को लिक्विडेट करने की या स्केल ऑफ ऑपरेशन को मटेरियली कर्टेल करने की, ठीक है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस की कोई इंटेंशन नहीं है कि आने वाले समय में बंद होना चाहता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसी स्थिति नहीं है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और आप आगे उस बिजनेस को चलाना चाहते हो। समझ में आ गया? चल, कोई इंटेंशन नहीं है आपकी कि आप एक बात बताओ, कोई बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्यों उस बिजनेस को बंद करोगे? आप करोगे क्या उस बिजनेस को बंद? अच्छा खासा चलते बिजनेस को डेफिनेटली कभी नहीं करोगे ना। चल, ठीक है, इफ सच एन इंटेंशन, मैं कलर चेंज कर, if such an intention or need exist,
अगर ऐसी इंटेंशन है या नीड है, the financial statement have to be prepared on a different basis, and if so, basis used needs to be disclosed. ठीक है, अगर इंटेंशन है आपकी कि आप बिजनेस बंद करना चाहते हो, आपकी अपनी कोई रीजन है, आपको कोई आपका कोई मेडिकल रीजन है, आपका कोई फैमिली रीजन है, या बस आपका मन भर गया आपको बिजनेस बंद करना है, आप दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस बिल्कुल डूब रहा है तो आप बंद करना चाहते, ऐसी कंडीशन में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आप डिफरेंट बेसिस का यूज करते हो और आपको वो डिस्क्लोज करना होता है. Valuation of assets of the business entity is dependent on the assumption, on this assumption. जो आप असेट वैल्यू करते हो, असेट वैल्यूएशन करते हो असेट्स का, वो इसी assumption पे बेस्ड होती है. ट्रेडिशनली अकाउंटेंट्स क्या फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस. ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिया है. क्या दिया है? मिस्टर एक्स ने परचेज करी मशीनरी बाय पेइंग 5 लाख आउट ऑफ 7 लाख इन्वेस्टेड बाय हिम. यानी 7 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की थी, 7 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट करी तो बिजनेस में क्या हुआ? 7 लाख का कैश आ गया. उस 7 लाख के कैश में से 5 लाख की उन्होंने मशीनरी खरीदी और 70 लाख इंस्टॉलेशन में बेच दिए. तो टोटल उन्हें मशीनरी पड़ी 5,70,000 की, और जो कैश आया था उनके पास 7 लाख का, उसमें से उन्होंने 5,70 घटा दिए तो उनके पास 1,30,000 का कैश बचा. वो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, बैलेंस शीट. अब सोचो डिजायर, आप ये सोचो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? ये हमने ये माना है कि बिजनेस को वो क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है, देखो इफ ही स्टिल विलिंग टू कंटिन्यू द बिजनेस, अगर बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनकी बैलेंस शीट ऐसे शो हो. अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, अब वो ये चाहते हैं कि वो मशीन को बेच देना चाहते हैं, नाउ यू डिसाइड टू बैक आउट एंड डिजायर टू सेल द मशीन. वो बैकआउट करना चाहते हैं, मशीन को सेल कर देना. इट मे फेच मोर देन और लेस देन 5,70,000. अब क्या हो सकता है? वैल्यू या तो 5,70,000 की बिक सकती है, या उससे कम पर बिक सकते हैं, या उससे ज्यादा पर बिक सकते हैं. तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट टेकन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इन शॉर्ट रन इज. देखो आपने कभी भी क्या होता है, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा होता जा रहा होगा ना, इधर आ जाओ थोड़ा सा. जब हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ना, मान लो आपने एक असेट्स खरीदी, ठीक है ना, आपने एक असेट खरीदी 10 लाख की, अब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो. अभी जो मशीनरी आपने 10 लाख की खरीदी है, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है वो तो या तो घट रही होगी या बढ़ रही होगी. ऐसा तो नहीं है कि हर साल 10 लाख रहेगी, है ना. इट्स नॉट सो कि ये 10 लाख ही रहेगी, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है. बट आप क्या करोगे? क्या आप जैसे कि मान लो ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में हो सकता है इसकी मार्केट वैल्यू घट गई होगी, तो आप क्या वैल्यू घटाते हो? नहीं घटाते हो. और हो सकता है थर्ड ईयर में वैल्यू बढ़ गई होगी, तो आप क्या वैल्यू बढ़ाते हो? नहीं बढ़ाते हो. तो शॉर्ट रन में जो अप एंड डाउन होता है ना, वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसको हम अकाउंट फॉर नहीं करते गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में. वही लिखा है, if going concern concept is taken, increase or decrease in the value of asset in short run is ignored. ठीक है, the concept indicates that assets are kept for generating benefit in future. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा इसलिए करते हैं कि कॉन्सेप्ट इंडिकेट करता है कि जो हमने असेट को रखा हुआ है ना, क्यों रखा हुआ है? कि कॉन्सेप्ट इंडिकेट्स दैट असेट्स आर केप्ट फॉर जनरेटिंग बेनिफिट इन फ्यूचर. हमने असेट्स को रखा है फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करने के लिए. कोई इमीडिएट सेल का इरादा नहीं है, हम उसे बेचना नहीं चाहते, हमने उसे ऐसे असेट रखा हुआ है, उससे हम बेनिफिट डिराइव करेंगे और सेल आउट करेंगे, इसलिए हम उसको क्या है, रिवैल्यू नहीं करते. ठीक है, करंट चेंज इन द असेट्स वैल्यू इज नॉट रियलाइजेबल एंड सो इट शुड नॉट बी अकाउंटेड. ठीक है, बेनिफिट नॉट फॉर द इमीडिएट, हमने इमीडिएट सेल के लिए नहीं रखा हुआ है, इसलिए जो भी करंट चेंज होता है ना असेट्स वैल्यू में, वो रियलाइजेबल नहीं होता, और इसलिए हम उसको अकाउंट नहीं करते.
आगे, this can be understood differently with some example we may have come across in real life. Recently, during pandemic, many businesses were shutting down due to heavy losses. If the financial statement of these entities does not reveal the fact of winding up due to losses, it will mislead the stakeholder, and a sudden news of business shutting down would be a setback to those stakeholders. Therefore, entities need to assess at the time of preparation of financial statement whether they are likely to continue to operate their business. If the going concern assumption is under question, the same information should be communicated to the stakeholders. अभी देखो, जैसे कि कोविड आया, पैंडेमिक आया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जितने भी बिजनेसेस थे, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे वो लॉस में चले गए और बंद हो गए क्योंकि बहुत लॉसेस हुआ, लॉकडाउन था, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर ग्लोब लॉकडाउन था, ठीक है, राइट। अगर वो अपने स्टेक होल्डर्स को ये नहीं बताते कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम फ्यूचर में बंद करने वाले हैं, तो ये क्या है, गलत है, स्टेक होल्डर के साथ गलत है। ये बताना बहुत जरूरी है कि आपकी बिजनेस कैसा है, कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट पे आपने फॉलो किया है या नहीं किया। देखो ये लिखा है, यही लिखा है यहाँ पर, if financial statement of these entities does not reveal the fact of winding up due to losses, it will mislead the stakeholder, and sudden news of business shutting down would be set back to those stakeholders. इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है एंटिटीज के लिए, क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, एंटिटीज नीड टू असेस एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, ये एंटिटीज को रिक्वायर्ड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त असेस करें क्या वो फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो लिखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ अ गोइंग कंसर्न। अगर वो फॉलो नहीं करना चाहते, वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उनकी बिजनेस की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कंटिन्यू कर पाएंगे, तो भी उनको सेम इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, किसको, स्टेक होल्डर्स को, राइट। चलो राइट, अब आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको ना यहाँ सब कुछ कॉस्ट कॉन्सेप्ट का समझा देती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद ना बुक जाएगा। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आप कोई एसेट्स खरीद के लाए, उसको आप किस पे वैल्यू करो, है ना, आप कोई एसेट खरीद के लाए, उसको आप किस पे वैल्यू करो, उस चीज से डील करता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, राइट। बाय दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ असेट, इस कॉन्सेप्ट से हम वैल्यू ऑफ असेट को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, किस बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इन द वर्ड्स ऑफ, इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट। देखो भाई, आप किसी भी चीज की वैल्यू ना, किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो एक स्टैटिक नहीं होती, इधर गोज अप इधर गोज डाउन, कहते ना लाइफ एक जैसी नहीं होती, हार्ट बीट एक सीधी लाइन, कोई भी चीज एक सीधी लाइन नहीं होती, तो हमेशा चेंज होती रहती है, राइट। बट अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मशीन खरीद के लाई, ठीक है, क्या मैं एक मशीन खरीद के लाई, और ये जो मशीन है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज है, कितनी है, 10 लाख रुपीज की मशीन है, राइट। तो क्या इसकी कॉस्ट आज की डेट पे, फॉर एग्जाम्पल आज है 31 जुलाई 2024, ठीक है ना, 31 जुलाई 2000, आज की डेट पे इसकी कॉस्ट 10 लाख है, तो क्या इसकी कॉस्ट, मान लो मैं कहूं 31 दिसंबर 2025 वो भी 10 लाख रहने वाली है, या मैं कहूं 31 मार्च 25 को भी क्या 10 लाख रहने वाली, डेफिनेटली नहीं रहने वाली है, चेंज होती रहेगी, कुछ ना कुछ तो चेंज होते ही रहेगा वैल्यू में। लेकिन क्या इतना फ्रिक्वेंटली हम अपने अकाउंटिंग्स में चीजों को चेंज करते हैं, क्या हम इसको बार बार मार्केट वैल्यू पे लाते हैं, नहीं लाते। क्यों नहीं लाते, क्योंकि अगर हम लाएंगे ना तो सिर्फ बायसनेस है, क्या है, बायसनेस है, कोई ठोस प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है कि भाई 31 मार्च 25 को जो आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी उसकी कॉस्ट 12 लाख हो गई, कोई ये नहीं है।
हो सकता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो 10 लाख वाली जो मशीन है उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाए, मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया 1 साल के पीरियड में, वो मॉडल ही मार्केट से बाहर हो गया, उल्टा हो गया, ये मॉडल ही मार्केट से बाहर हो गया, अब इसकी आप मार्केट वैल्यू ही असेस नहीं कर सकते, है ना। तो वैल्यू तो चेंज हो रही है बट उसको विथ एविडेंस प्रूफ कर पाना कि इसकी ये वैल्यू है काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही वैल्यू बेस बनाते हैं असेट को वैल्यू करने के लिए, ठीक है। वहां पे एक और वर्ड लिखा था, यहाँ पे देखो एक और वर्ड लिखा था, और इन अदर वर्ड्स एक्विजिशन कॉस्ट। क्या होती है एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, क्या होती है एक्विजिशन कॉस्ट? एक्विजिशन कॉस्ट होती है प्राइस एट विच असेट इज एक्वायर्ड, जिस प्राइस पे आपने असेट को एक्वायर किया। एक बात मैं बता दूं, वैल्यूएशन बाद में, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट जिस पे आपने असेट को एक्वायर किया, राइट राइट, इसलिए हम किस पे करते हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो लिखा भी है ऑल दो ठीक है ना, बहुत मेजरमेंट बेसिस हैं बट अकाउंटेंट ट्रेडिशनली प्रेफर दिस कॉन्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, बट अकाउंटेंट्स इस कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी बहुत क्लियर है, आपको एक बिल मिला हुआ है ना, और उस बिल में प्राइस मेंशन है कि भाई ये मशीन की कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, तो इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एविडेंस है, सपोर्ट है, सब कुछ है, इसलिए इनको प्रूफ इसको यूज किया जाता है, ठीक है। When machine is acquired by paying 5 lakh, following cost concept, the value of machine is taken 5 lakh. 5 लाख की मशीन खरीदी है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो 5 लाख की ही लोगे। इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, बहुत ऑब्जेक्टिव है। इट इज हाईली ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम ऑल बायस, ये क्या है, हाईली ऑब्जेक्टिव है और सारे बायस से दूर है, अगर कोई और मेथड आ सकती है। It is highly objective and free from all bias. Other measurement bases are not so objective, वो इतने objective नहीं है, ठीक है। और करंट कॉस्ट किसी भी असेट की इजीली डिटर्मिनेबल नहीं होती। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल पढ़ते हैं। इफ द asset is purchased on 1/1/1995, 1 जनवरी 1995 को एक असेट खरीदी थी, और ये जो मॉडल है ना वो आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, वो मॉडल आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मशीन आज भी आपकी बुक में है, वो मशीन आपके लिए आज भी बेनिफिट दे रही है, ठीक है। तो क्या आप उसकी प्राइस आज की डेट में डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है ना, क्या है, क्या मार्केट ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मॉडल पुराना हो गया है। It becomes difficult to determine which model is appropriate equivalent to the existing one, कौन सा मॉडल appropriate और existing one है, क्योंकि वो मॉडल इतना पुराना हो चुका है कि अब बंद हो गया मार्केट में आना, ठीक है। और आप या तो जाके मशीन को सोल्ड करो, तब आपको पता चलेगा कि इस मशीन की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो ठीक है, तब आपको कुछ हाइपोथेटिकल फिगर पता चलेगी। तो फॉर एग्जांपल आप गए मशीन को बेचने, तो भाई आपको 2 सेलर मिले, हो सकता है एक सेलर उसी मशीन के आपको कहे कि मैं इस मशीन के आपको 1 लाख दे दूंगा, दूसरा सेलर मिले उससे आप नेगोशिएट कर पाए तो वो शायद 1,20,000 देने को तैयार हो जाए। तो अब सेलर है, आपकी नेगोशिएशन पावर है, अगेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक हाइपोथेटिकल फिगर आएगी, ठीक है। और दूसरा आप ये कह सकते हो, अगर आप कोई और ये निकालो कि भाई मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। लास्टली प्रेजेंट वैल्यू बेस इज हाईली सब्जेक्टिव ना, प्रेजेंट वैल्यू क्या डिपेंड होती है, प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड होती है आपके स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है ना, स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी डिपेंड होती है ना बच्चों, चल जा भाई, चल नहीं रहा,
प्रेजेंट वैल्यू जो डिपेंड होती है वो डिपेंड होती है फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अब फ्यूचर के कैश फ्लो निकालने भागोगे तो वो तो और हाईली अनसर्टेन है, पता नहीं। अभी कुछ समय पहले कोविड आया था, अगर आप ग्लोबल सिचुएशन देखो तो बनी हुई है, कभी ये country उसके अंदर आई, तो नहीं पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है, तो बहुत ही अनसर्टेन है, ठीक है। तो वो भी इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं होती। सारे मेथड्स के अपने अपने ड्रॉबैक हैं, उसको देखते हुए कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, ठीक है। आगे, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे डिस्टॉर्शन भी होते हैं। क्या डिस्टॉर्शन होते हैं, क्या डिफिकल्टीज होती हैं, चलो समझते हैं। देखो, पहला, ये क्यों अटक जाता है, ठीक है। आगे देखो, पहला क्या लिखा है, इन एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अगर सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन हाई है, राइट। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, आपने आज से 10 साल पहले यानी 2014 में कोई मशीन खरीदी थी, फॉर एग्जांपल 4 लाख, राइट। और आज वो मशीन 2024 में उसकी प्राइस बढ़ के हो गई है 12 लाख रुपीस, राइट। 4 लाख की जो मशीन आपने 2014 में खरीदी थी, 10 लाख में उसकी प्राइस बढ़ के हो गई मान लो 12 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपनी बुक में मशीन को किस पे शो कर रहे हैं, बुक में मशीन किस प्राइस पे आ रही होगी, 4 लाख पे। इन बुक्स मशीन किस पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी, 4 लाख पे। तो अब एक बात बताओ, क्या ये कोई आपकी पोजीशन की एक्चुअल फिगर बता रही है, एक्चुअल पिक्चर दे रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, नहीं दे रही है ना। क्योंकि जो मशीन आपने 14 में 4 लाख की खरीदी थी, आज की तारीख में मार्केट में 12 लाख की है। तो सोचो, आपकी बैलेंस शीट तो एक्चुअल फिगर तो बता ही नहीं रही है ना। पहली चीज समझ में आ गया, वही बात कर रहा है, पढ़ लेना। अब दूसरी चीज देखो, दूसरा क्या होता है, मान लो एक बंदा था 2014 में था, एक 10 साल पहले, और एक आज है 2024, राइट। इसने एक मशीन खरीदी थी मान लो 1 लाख रुपए की, और इसने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, राइट। अब क्या है, ये कैश फ्लो इसको जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 50,000 का आज की तारीख पर, और इसको भी कितने का जनरेट हो रहा है, 50,000। 1 लाख की मशीन खरीदी थी दोनों, सेम मशीन है। 2014 में वो मशीन खरीदी थी एक्स ने 1 लाख की, ठीक है। और वाई ने सेम मशीन 5 लाख की खरीदी 2024। अब मैं कैश फ्लो की बात करूं आज की तारीख में ना, सिमिलर आज की डेट पर 50,000 का कैश फ्लो मिस्टर एक्स भी जनरेट कर रहा है, और 50,000 का कैश फ्लो मिस्टर वाई भी जनरेट कर रहा है। दोनों को 50,000 50,000 का कैश फ्लो उस मशीन से मिल रहा है। तो अगर आप रिटर्न देखोगे ना, रिटर्न देखोगे तो इसका रिटर्न कितना आ जाएगा, 50,000 माई डिवाइड बाई 1 लाख, ये आ जाएगा 50%। और जब इस बेचारे का निकालोगे 50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ये आ जाएगा ओनली 10%। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, आप ये कह सकते हो कि वाई का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लो है और एक्स का ज्यादा है। देखो फिगर तो यही कहती है कि एक्स का ज्यादा है और वाई का कम है, बट कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो पिक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो रही है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा मोर एफिशिएंट है, एक्स मोर एफिशिएंट है, वाई मोर एफिशिएंट, नहीं कहा जा सकता। रीजन, दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है, और जब कॉस्ट में इतना डिफरेंस है तो आप कैसे कुछ भी डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। चलो, अब दूसरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट का तीसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट ना सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करता है जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। ह्यूमन असेट्स जो किसी भी बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट असेट्स होते हैं, उनको मेजर नहीं किया जा सकता मनी के टर्म्स में, राइट। तो वो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किए जा सकते, इसलिए उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जो कि एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप इसको बुक से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैनी अदर
controversial issues have arisen in financial accounting that revolves around cost concept which will be, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं जो कि होती हैं, बट हम उसको लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। ठीक है, और आई होप क्लास हो गई अराउंड 1 आवर, जैसा कि मैंने कहा था मैं 1 घंटे से ऊपर की क्लास नहीं लूंगी, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं और कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ठीक है, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हिम्मत रखिए, सक्सेस विल बी योर्स। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, मिलते हैं कल।